हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो जिस भी समय पे। तो बेटा हम लोग अभी कंपनीज एक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं और कंपनीज एक्ट की अभी हमारी एक क्लास जो है वो हो चुकी है। मैं आपको अभी तक सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कंपनीज का। मैंने आपको 2013 और 1956 कंपनी एक्ट 1956 और 2013 के बीच के कुछ फर्क बताए। मैंने आपको यह समझाया कि कंपनी जो होती है वो हम बनाते क्यों है, फॉर्म क्यों करते हैं। और कंपनी की डेफिनेशन ने हमें बताया कि कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज फॉर्म्ड, विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मैंने यहां पर एक बात बताई थी, प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब आपने इससे पहले किसी भी कंपनी एक्ट में अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो 2013 वाले एक्ट में आप ऑटोमेटिकली आ जाओगे। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक बताई कंपनी की और मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक काफी सारी है, आगे पढ़ेंगे। मैंने वहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक बताई सेपरेट लीगल एंटिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक बताई थी परपेचुअल सक्सेशन। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर मैंने एक केस डाला था सोलोमन वाला। वो केस मैंने आपको समझाया बेटा, उस केस के अंदर जो अमाउंट था ना, वो अमाउंट जो है मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था, वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखा था उसमें। मेरे नोट्स जो आपके पास है उसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट लिखा हुआ है। फिर मैंने सोलोमन का जो केस बताया, वहां पर यह बताया कि कंपनी इंजॉय करती है सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को, और कंपनी जो है वो कभी भी मरती नहीं है, कंपनी का सिर्फ वाइंडिंग अप होता है, क्योंकि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन का कैरेक्टरिस्टिक इंजॉय करती है। जहां पर मैंने बताया था मेंबर्स मे कम एंड गो बट कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर। बात समझ में आ रही है? आज की क्लास में बेटे हम लोग, पिछली क्लास तो एक मात्र इंट्रोडक्शन की क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने इतना ज्यादा डीप नहीं गए थे, लेकिन आज की क्लास में हम काफी सारी बातें जो है वो डीपली पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 मैंने आपको पिछली क्लास शुरुआत करवाई थी प्राइवेट कंपनी से। मैंने आपको प्राइवेट कंपनी बताया था और हम लोग पढ़ रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ कंपनीज। मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज में मैंने पिछली क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स स्टार्ट करवाया। टाइप्स ऑफ कंपनीज अलग अलग टाइप की है, जिनमें एक टाइप्स ऑफ कंपनी में बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स बताकर मैं दोबारा से कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पे जाऊंगा और एक टॉपिक है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, उस टॉपिक को समझाऊंगा। फिर उसके बाद दोबारा हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पे आएंगे। मतलब इस वाले टॉपिक को, यानी कि इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को मैं घुमा फिराकर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप जो आपके नोट्स में उस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इन चीजों का रेलेवेंस जो है उस रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली मैंने स्टेप तय किए हुए हैं आपको समझाने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर मैंने आपको यह बताया कि बेटा कंपनी होती है एक प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी, और एक कंपनी और 2013 वाले एक्ट में इंट्रोड्यूस करी जिसको हम बोलते हैं ओपीसी, इट मींस वन पर्सन कंपनी। ये जो वन पर्सन कंपनी है ये ऑल टोटल प्राइवेट कंपनी होती है। सिर्फ एक सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर नंबर ऑफ मेंबर वन पर्सन कंपनी में एक होता है और प्राइवेट में दो होते हैं, इसीलिए वो डिफर कर जाती है। अभी इसकी बात करेंगे। अब आज की क्लास जो है वो शुरू हो रही है। आज की क्लास कहता है प्राइवेट कंपनी के बारे में, जिसका मैंने पिछली क्लास में एक डेमो यानी कि एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बता चुका था प्राइवेट कंपनी के बारे में। चलो एक काम करते हैं, दोबारा से इस प्राइवेट कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूं। प्राइवेट कंपनी के बारे में मैंने आपको बेटा ये बताया, प्राइवेट कंपनी मींस एक कंपनी, मैंने आपको पिछली क्लास में यह बताया था, विच हैज such paid up share capital, which has such paid up share capital which authorized। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बताया था
इसके आगे एक लाइन और लिखवाई थी, वो लाइन इससे जुदा है, अलग है, उसको अभी दोबारा बताऊंगा। ये पूरा का पूरा मैंने बताया था बेटा पेड अप शेयर कैपिटल एक्चुअली में होती क्या है। मैंने एक बात और बताई, कंपनी एक्ट 1956 के अंदर एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगर आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो 1 लाख होती थी बेटे। लेकिन अभी जो कंपनी एक्ट 2013 आया है ना, वो बिल्कुल चुप है मिनिमम पेड अप कैपिटल के ऊपर। अभी कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल कंपनीज एक्ट ने नहीं बताई है, बता देगा, अभी तक ऑथोराइज्ड नहीं हुई है। इसका मतलब भविष्य में कंपनी रूल्स के अंदर, कंपनीज एक्ट के रूल्स के अंदर अगर भविष्य में नोटिफिकेशन आई कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम इतनी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगी। आज अब एप्लीकेबल नहीं है बेटे। तो इट मींस ए कंपनी विच हैज सच पेड अप शेयर कैपिटल विच इज ऑथोराइज्ड। यहां तक सही है बेटे। अब प्राइवेट कंपनी को हम लोग थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करते हैं। सबसे पहली बात इस प्राइवेट कंपनी की बेटे कि बेटा प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। अब मैं आपको इस बात से पिछली क्लास में एक कनेक्शन देने वाला हूं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक पर्सन जो कि कंपनी को बनाने का आइडिया लेकर आता है उसको प्रमोटर कहते हैं। और वो बंदा, वो प्रमोटर जब जाता है किसके पास, याद करो मैंने कहा था कंपनी को बनाने के लिए वो ROC इट मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाने के लिए वो कंपनी को बनाएगा तो कम से कम 2 डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगा। पहला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरा डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंने ये कहा था कि बेटा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 बातें कम से कम लिखी होनी चाहिए। मैंडेटरी है बेटे, ध्यान रखना, जरूरी है, कंपलसरी है। वो 6 बातें होगी। क्या? कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कितनी कैपिटल होगी, सब्सक्राइबर कौन होंगे और लायबिलिटी क्या होगी। लायबिलिटी का कंसेप्ट मैं टाइप्स ऑफ कंपनी में आगे भी बताऊंगा। सब्सक्राइबर कौन होंगे, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था, सब्सक्राइबर मतलब नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर याद रखना। और मिनिमम चाहिए कितने, 2। इस केस में अगर वो प्राइवेट कंपनी हो, यानी कि एक प्रमोटर कम से कम 2 मेंबर को प्रेजेंट करेगा ROC के सामने। बात कुछ समझ में आई क्या? तो नंबर ऑफ मेंबर बेटे अगर आप बात करो मिनिमम की, तो याद रखना मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में 200 होने चाहिए। अगर मैं बात करूं 1956 वाले एक्ट की, तो 1956 वाले एक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 हुआ करते थे, जो कि 2013 जब एडवांसमेंट आई है 56 से आगे बढ़े 2013 में, तो नंबर ऑफ मेंबर को भी लिमिट बढ़ा दी, यहां पर 200 नंबर ऑफ मेंबर कर दिए गए। बात कुछ समझ में आ रही है क्या? तो यहां पर मैंने अभी तक ये बताया प्राइवेट कंपनी मींस ए कंपनी विच हैज सच पेड अप कैपिटल विच ऑथोराइज्ड, विच प्रेस्क्राइब्ड बोलते हैं, विच प्रेस्क्राइब्ड। और बेटा याद रखना अभी तक नथिंग प्रेस्क्राइब्ड, अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया है। और नंबर ऑफ मेंबर की बात करो तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। समझ में आ रही है बात? तो ये तो पहली सिचुएशन हुई प्राइवेट कंपनी की। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये सारी चीजें लिखी किसमें है। बेटा ये सारी चीजें लिखी हुई है इन इट्स AOA। याद करो पिछली क्लास को, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। अब दोबारा से पिछली क्लास की वही वाली बात, जब गया प्रमोटर ROC के पास, उसने दिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, 6 बातें डन। दोबारा से याद दिलाता हूं, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, और तीसरा क्या था बेटे, ऑब्जेक्ट, चौथा कैपिटल, पांचवा लाइबिलिटी, छठा सब्सक्राइबर मतलब मेंबर। ये डॉक्यूमेंट दिया तो इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। मैंने कहा था कि इन 6 बातों से ओवरऑल कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है, इसीलिए इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी बोलते हैं।
अब इसके बाद दूसरा पड़ाव ये था उस डॉक्यूमेंट का जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, जो कि देता है कौन पर्सन, जो कंपनी को बनाने जा रहा होता है। वो आरओसी को देगा कि ये सर मेरी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन होंगे, मैं एक प्राइवेट कंपनी बनने जा रहा हूं, देखो इसके अंदर सारे रूल लिखे हुए हैं, आप चेक कर लो। उस रूल के अंदर लिखे होंगे ये सारे बातें, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर के बारे में बताया गया है। हाँ जी सर हमारे मेंबर हैं पूरे के पूरे मिनिमम 2 हैं सर। ये देखो रंगा बिल्ला इधर आ बेटे, खड़े हो जाओ सर के सामने। रंगा बिल्ला खड़े हो गए, हाँ जी सर, मुंडी हिलाई, हम इसके मेंबर हैं। साइन किया बकायदा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, और वो लोग उस दिन से मेंबर बन गए। बात समझ में आ रही है बेटे? अब यहाँ पर इस प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, और वो बात हम यहां पर लिखते हैं, ठीक है? ये आपकी जानकारी के लिए बात है, ध्यान से सुनना बेटे। मैंने आपको ये बताया आरओसी, क्या बताया बच्चे? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बेटा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है हर स्टेट के अंदर होते हैं, एवरी स्टेट, यानी कि इस इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर एक आरओसी बिठाकर रखा है। और आरओसी के ऊपर, अभी इस आरओसी के ऊपर कुछ बात बताऊंगा, आरओसी के ऊपर एक पर्सन और होता है जो कि आरओसी से सुपीरियर होता है। ये जो सुपीरियर पर्सन होता है ये आरओसी से बड़ा होता है, आरओसी से बड़ा होगा, इसको बोलते हैं बेटा आरडी। आरडी का मतलब होता है, आरडी वर्मन नहीं है, रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर। इस इंडिया के अंदर टोटल 7 रीजनल डायरेक्टर हैं जो कि आरओसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भैया तू कंपनी को संभाल, कंपनी की दिक्कतों को संभाल, कोई और बात होगी तो मुझे बताइयो। कहने का मतलब आरडी होता है। अब इस आरडी से भी बड़ा एक और पर्सन होता है, इस आरडी से बड़ा भी एक और पर्सन होता है जिसको बेटा हम लोग कहते हैं एमसीए। क्या कहते हैं? एमसीए। तो यहां पर बताते हैं आरडी से बड़ा, जिसको हम बोलते हैं एमसीए। एमसीए का मतलब होता है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। जो आज की डेट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को संभाल रही है। एमसीए क्या करता है? वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है आरडी को, और टोटल इंडिया के अंदर 7 आरडी है, और आरडी इंस्ट्रक्शन दे रहा है आरओसी को। यानी कि अगर आपको कोई कंपनी बनानी है तो आरओसी के पास जाओगे। बेटा हर स्टेट में आरओसी होता है, किसी किसी स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी होते हैं। मैं आपको बताता हूं, अगर आप महाराष्ट्र की बात करो, अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र के अंदर 2 आरओसी है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई में और एक पुणे में है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, इतना बड़ा स्टेट है, 2 आरओसी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करो तो इन दोनों ही को मिलाकर मात्र 1 आरओसी है जो कि कानपुर में बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एक स्टेट के 2 आरओसी भी हो सकते हैं और 2 स्टेट का 1 आरओसी भी हो सकता है। मैंने क्या बोला? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक ही आरओसी है जो कि बैठता है कानपुर के अंदर। और महाराष्ट्र की मैंने बात करी, महाराष्ट्र के 2 आरओसी, एक पुणे में और एक मुंबई के अंदर। एक स्टेट और बताता हूं, नाम सुना होगा आपने कभी, चेन्नई का। MS धोनी जब से आया है आईपीएल में तो चेन्नई का तो नाम ही रोशन हो चुका है। मद्रास बोलते थे पहले इसको। बेटा चेन्नई के अंदर 2 जगह है, एक चेन्नई, और चेन्नई के अंदर 2 जगह है, एक तमिलनाडु और एक कोयम्बटूर। इन दोनों जगह पर अलग अलग आरओसी बैठते हैं, मतलब चेन्नई के अंदर भी 2 आरओसी है। बात को समझ में आ रही है? तो ये मैंने स्ट्रक्चर बताया। आप जब कंपनी को रजिस्टर्ड करने की बात करोगे ना, कंपनी को रजिस्टर्ड करने की बात करोगे तो आप जाओगे इस आरओसी के पास। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो यहां तक हमने ये समझा। इसको मैंने एक्स्ट्रा में बॉक्स में इसलिए बनाया है क्योंकि ये नॉलेज के लिए आपका था, और नॉलेज किया ये आपका कंपनी एक्ट में पता होना चाहिए, सारी बातें पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम लोग कंसेप्ट ही क्यों पढ़े?
हमें यह भी तो पता हो ना, ये आरओसी के ऊपर कौन, उसके ऊपर कौन, आरओसी कहां बैठता है, आरओसी का काम क्या होता है, तो सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तो दोबारा से प्राइवेट कंपनी पे आते हैं। मैंने आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया। प्राइवेट कंपनी का मतलब ऐसे कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, आगे होगी तो ओके। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं। अब यहां पर प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं। इन इट्स एओए, प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यह कहता है कि रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, मैं आपको इसमें 3 पॉइंट बताऊंगा, मैं तीनों पहले लिखवाने वाला हूं और उसके बाद मैं इन तीनों पॉइंटों को आपको समझाने वाला हूं। पहले लिखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, दूसरा लिखा है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब शेयर्स, या सिक्योरिटीज बोलते हैं इसको, सिक्योरिटीज। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, क्लियर है? यहां पर है तीसरी बात। तीसरी बात को मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। सबसे पहले पहली बात और दूसरी बात समझाता हूं। बेटा पहली बात ये कह रहा है कि बेटे रेस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि ट्रांसफर आप शेयर कर सकते हो, लेकिन शेयर्स को ट्रांसफर करने की कुछ लिमिटेशन, कुछ कंडीशंस बता रखी हैं, जिसको हम रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि आप जाते हैं कहीं, आपने किसी रेजिडेंशियल किसी एरिया में, या मान लो किसी होटल में या किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा वहां पर लिखा होता है फॉर वीआईपीज ओनली। ट्रेन्स में जाते हैं, एमपी की अलग सीट्स होती है फिक्स, कई जगह पर एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशंस पे लिखा होता है फॉर वीआईपी ओनली, वीआईपी लॉन्च ऐसा भी लिखा होता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि उस कमरे के अंदर जा नहीं सकते, जा सकते हो, लेकिन अगर आप वीआईपी हो तभी आप जाना। ऐसे ही यहां पर कह रहा है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, करो आप शेयर ट्रांसफर, लेकिन उसकी कुछ सीमा है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। तो आप बोलोगे सर रेस्ट्रिक्शन क्या है, क्यों लगा रखी है रेस्ट्रिक्शन? बेटा मैं आपको याद दिलाता हूं, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं। अगर मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के अंदर वो शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहता है मिस्टर एक्स, मैं आपको यहां पर नीचे बताता हूं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अब मान लो कि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और इसका नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड। इस प्राइवेट कंपनी के अंदर कोई नंबर ऑफ मेंबर जो है ना, वो है अभी मान लो 199 मेंबर्स हैं, 199 मेंबर्स हैं। तो क्या हुआ, इसका एक मेंबर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के पास 4000 शेयर्स हैं, 4000 शेयर्स है, और मिस्टर एक्स अपने शेयर्स को बेचना चाहता है। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने 2000 शेयर्स तो बेच दिए वाई को, और 2000 शेयर्स बेच दिए जेड को। कहने का मतलब मिस्टर एक्स अब चला गया शेयर बेचकर, मिस्टर एक्स निकल लिया और 2 मेंबर और ऐड हो गए। एक ये अलग है, 2000 शेयर इसको अलग से बेचे और 2000 शेयर इसको बेचे। अब ये दोनों बंदे क्या हो गए, ये अलग अलग है। कहने का मतलब पहले नंबर ऑफ मेंबर थे 199, अब 2 नंबर ऑफ मेंबर जो है वो और जुड़ गए,
तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर बेटा कितने हो गए? मान लो पहले 199 नहीं है, 200 मेंबर है, टोटल 200, ठीक है, 200 टोटल मेंबर है। अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए बेटा 201। अब आप बोलोगे सर 202 हो गए ना, अरे 202 नहीं है, मिस्टर एक्स चला भी तो गया। टोटल नंबर ऑफ मेंबर हो गए 201 और बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200 हो सकते हैं। तो ये वजह है कि आप शेयर्स को ट्रांसफर अगर करोगे तो ट्रांसफर करने से पहले आप अपनी अथॉरिटी से पूछ लेना, आप डायरेक्टर्स से पूछ लेना जाकर कि भैया मैं क्या अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता हूं। मतलब कंपनी पे अधिकार है कि वो शेयर होल्डर को मना कर सके कि आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। बात कुछ समझ में आ रही है ना? दिस इज कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। बात समझ में आई? हाँ, एक बात और, आप प्राइवेट कंपनी में शेयर्स अगर ट्रांसफर करते हो तो याद रखना, प्राइवेट कंपनी में जनरली जो है ना, ये शेयर्स ट्रांसफर होते हैं अंडर हाउस, बोल सकते हो तुम उसको, अंडर हाउस। मतलब अपने आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को, आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी में जनरली खानदान चलाते हैं, चाचा ताऊ मामा बूबा इसके लौंडे ये सब चलाते हैं। अंडर हाउस, अब ये अंडर हाउस मतलब अब जो दूसरा पॉइंट बताऊंगा ना वो वाला क्लियर होगा। ये वाला समझ में आया कि रेस्ट्रिक्शन किस बात की है? रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स में। कह रहा है अगली बात प्रोहिबिशन। बेटा रेस्ट्रिक्शन का मतलब तो है कि भैया शेयर कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन, आप ट्रांसफर कर लो सब्जेक्ट टू कंडीशंस। लेकिन प्रोहिबिशन का मतलब है बिल्कुल मना, बिल्कुल मना। प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल मना है ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। कहने का मतलब आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम है प्राइवेट कंपनी। और आप क्या कर रहे हो? आप अपने शेयर्स को पब्लिक में दे रहे हो। आपने अखबार के अंदर एक एडवर्टीजमेंट डाली कि हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं और एनी पर्सन हु वांट्स टू बाय द शेयर ऑफ आवर कंपनी कैन अप्लाई फॉर द शेयर। तो बेटा प्राइवेट कंपनी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती क्योंकि ये तो पब्लिक कंपनी का काम है। अरे भाई बन जाना पब्लिक कंपनी, किसने रोका है तुझे? तू प्राइवेट कंपनी बनकर ये प्रोहिबिशन को पार नहीं कर सकता। मतलब तू इनवाइट नहीं कर सकता पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए क्या? सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनीज। बात समझ में आ रही है बेटे? क्लियर है? तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है पहले और दूसरी है प्रोहिबिशन। अब आगे बात करता है कि बेटे जो कंपनी का एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इसके बारे में कुछ बात करता है। तो मैं इसको अभी आपको नोट जो भी करवाना है मैं करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ समझाना चाहता हूं। बेटा मान लो कि कोई एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी बहुत सारी होती है। आपको क्या लगता है प्राइवेट कंपनी सिर्फ छोटी सी प्राइवेट कंपनी होती है कि प्राइवेट है, अरे तो छोटी होगी तो चाचा और बुआ का लड़का संभाल रहा होगा? क्या ऐसा कुछ है? बेटा आपकी ये गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूं। मैं मानता हूं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी जितनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी का अपना भी बहुत बड़ा अस्तित्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या कभी नाम सुना है फ्लिपकार्ट का? आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट दो बंसल दोस्तों ने, सचिन बंसल और कोई बंसल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, उन दोनों ने उस फ्लिपकार्ट कंपनी को स्टार्ट किया था अमेजॉन के बेसिस पे। अमेजॉन में पहले वो लोग आई थिंक काम करते थे और उन्होंने बैंगलोर में और बुक लोगों के घर में पहुंचाने से स्टार्ट किया था, किताबें। जैसे अमेजॉन ने स्टार्ट किया था वैसे ही इन्होंने स्टार्ट किया था। आपको पता है फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी है आज की डेट में, फ्लिपकार्ट एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। बात समझ में आ रही है? आप चेक करना कभी गूगल पे, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। फ्लिपकार्ट बेटे एक प्राइवेट कंपनी है। तो आप अपनी मन से ये गलतफहमी निकाल देना कि प्राइवेट कंपनी जो है
वो छोटी सी 2 कमरों के अंदर बनी हुई कंपनी होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी प्राइवेट वाली बहुत बढ़िया कंपनी भी होती है। आप सुनना अगली बात, अब मान लो फ्लिपकार्ट वाला, फ्लिपकार्ट के अंदर में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, बट डेफिनेटली करते हैं। फ्लिपकार्ट के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई है जो कंपनी के स्तंभ है। स्तंभ समझते हो ना, कंपनी के बिल्कुल मतलब रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो आप कंपनी के। मान लो 500 ऐसे एम्प्लॉई है जिनके बिना उस कंपनी का बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। 500 ऐसे एम्प्लॉई है जिन्होंने उस पूरी की पूरी फ्लिपकार्ट को बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा रखा है और आज भी दिन रात मेहनत करते हैं। तो कंपनी ने यह सोचा कि यार ये 500 लोग हैं और इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, ये बड़े तगड़े लोग हैं। अब क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं तो फिर मेरे कॉम्पिटिटर भी आएंगे इनको पकड़ने के लिए, डेफिनेट सी बात है। मेरे कॉम्पिटिटर आएंगे और बोलेंगे अरे भाई आजा, तेरे को यहाँ क्या मिल रहा है, 1 करोड़, चला 2 करोड़ दूंगा, और एक चीज और दूंगा, वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, 2 करोड़ दूंगा। अब उसको लालच आ जाएगा। यहां पर क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी को अधिकार दिया गया कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के शेयर्स देना चाहते हो, उनको रिटेन करने के लिए या एज ए गिफ्ट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्लिपकार्ट ने मान लो अपने 500 एम्प्लॉइज को जो है वो शेयर्स दे दिए कंपनी के। सारे एम्प्लॉय को बुलाया कि भाई आपको मैं अपनी कंपनी के शेयर, आपको मैं 1% का शेयर होल्डर बना रहा हूं, आपको 2% का बना रहा हूं, आपको 3% का बना रहा हूं। इससे क्या होगा, एम्प्लॉइज को मोटिवेशन मिलेगा, एम्प्लॉइज छोड़कर नहीं भागेगा, एम्प्लॉइज अपने पास रिटेन रहेगा और कंपनी का भी भला होता रहेगा। आप ये बोलोगे सर 500 लोगों को शेयर दे दिए, अरे गुरुजी प्राइवेट कंपनी में तो 200 ही मेंबर होते हैं, ये क्या कर रहे हो आप। तो बेटा ये जो लिमिटेशन ऑफ मेंबर है ना, मैक्सिमम 200 की, ये वाली एम्प्लॉइज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो है वो दे सकता है क्या, शेयर्स, और उनको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है या नहीं है। अब आप लोग ये बोलो कि सर अगर वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट उसको शेयर्स मिले, मान लो मिस्टर एक्स है, उसको ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट शेयर मिले और 4 महीने बाद वो कंपनी को छोड़कर चला गया, तो क्या अब वो मेंबर माना जाएगा। तो आंसर है नो, वो तब भी मेंबर नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप करंट एम्प्लॉय को या फॉर्मर एम्प्लॉय को कोई शेयर, फॉर्मर एम्प्लॉय पे कोई शेयर है और करंट एम्प्लॉय पे कोई शेयर है, तो वो कंपनी का मेंबर नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। लेकिन एक सिचुएशन और है, मान लो कोई एक मिस्टर एक्स है जिसके पास प्राइवेट कंपनी के शेयर थे 500, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं था, वो नौकर नहीं था, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, इसका मतलब 500 शेयर है तो वो मेंबर कहलाएगा। हुआ ऐसा कि 4 महीने बाद वो कंपनी के अंदर नौकरी करने भी आ गया, वो बन गया एम्प्लॉय। तो क्वेश्चन ये है कि सर अब इसको मेंबर माने या एम्प्लॉय माने, तो याद रखना अब ये मेंबर ही रहेगा। पहले जो हुआ वो काउंट कर लो, अगर पहले मेंबर है तो ऑलवेज मेंबर है, पहले एम्प्लॉय है तो शेयर मिलने के बाद वो एम्प्लॉय ही रहेगा, मेंबर नहीं बनेगा। क्लियर है। याद रखना बेटे, एम्प्लॉइज जिनको शेयर्स मिले हैं उनको सब कुछ शेयर के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा, उनको शेयर में जो जो मिलते हैं सब कुछ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। कंपनी के अंदर वोटिंग होती है, मैं आपको कंपनीज एक्ट में बताऊंगा, सबसे एंड में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकंड लास्ट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं जनरल मीटिंग, वहां पर बताऊंगा पूरा वोटिंग का, और बहुत मजेदार तरीके से उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल टिप्स पे होगा। अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो वहां बताऊंगा वोटिंग, एक कंपनी के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर से पूछ कर लिए जाते हैं। क्यों, अरे पैसा उन्हीं का लगा है भाई, पैसा तो उन्हीं का लगा है ना। अब किसी घर में 4 भाई हैं मान लो, और एक कमाने वाला 3 घर में बैठे रहते हैं पूरे दिन, तो मम्मी को कोई जब डिसीजन लेना होता है ना, तो वो कमाने वाले से पूछती है कि ये लेके आनी है, प्रेस लेके आनी है, अवन लेके आना है, सोफा लेके आना है, ले आऊं बेटा ले आऊं। और जो निठल्ले बैठे होते हैं उनको गालियां ही मिलती है बैठ के आराम से। आ रही है कुछ बात समझ, क्लियर है। तो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी cannot
be counted as a member if company issues share to employees। क्या बात समझ में आई? अब मुझे बेटा यहां पर याद रखना, एम्प्लॉय के अंदर दोनों एम्प्लॉय के अंदर दोनों एम्प्लॉय मतलब करंट एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब कोई एक एम्प्लॉय है जो कि काम करता है और काम करते वक्त उसको शेयर मिले, मेंबर नहीं माना जाएगा। कोई एक एम्प्लॉय है जिसको काम करते वक्त शेयर मिले और वो कंपनी को छोड़कर चला गया, तो भी मेंबर नहीं माना जाएगा। लेकिन कोई एक बंदा है जो कि पहले मेंबर है और बाद में एम्प्लॉय बना, वो बंदा मेंबर ही माना जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? तो बेटे हम लोगों ने यहां पर बात करी क्या? प्राइवेट कंपनी की, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा समझ में आ गया है। क्लियर है बेटे? तो हम आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी। तो नेक्स्ट बात है हमारी बेटे पब्लिक कंपनी। अगली बात है हमारी बेटे पब्लिक कंपनी 271। बेटा पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ना कुछ खास इसमें नहीं है ऐसा, लेकिन एक बात है जो इतनी बढ़िया लगेगी आपको कि आपको सीखने में मजा आएगा। पब्लिक कंपनी का सिंपल मतलब है, पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अरे दो ही तो टाइप की कंपनी है ना भाई। आप बार बार बोल रहे होगे सर 3 टाइप की कंपनी है, 1% कंपनी भी। अरे मैं कह तो रहा हूं 1% कंपनी पे सारे वही अधिकार होते हैं जो प्राइवेट के पास होते हैं, बस नंबर ऑफ मेंबर एक होता है। इसके बाद वही पढ़ाने वाला हूं। मेन जो कंपनी आपकी दो ही है, प्राइवेट और पब्लिक। अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज भी हैं जिनकी क्लास हम लोग लेने वाले हैं। अगली क्लास में हम अदर टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करेंगे, जिसमें अदर टाइप्स ऑफ बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये वो बहुत सारी कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, उनकी बात होगी। लेकिन जो मेनली आप बात करते हो कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट के अंदर अगर आप बात करोगे तो ये पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की ही आप बात करोगे। तो पब्लिक कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। सिंपल है, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहां पर। क्लियर है? यहां तक हुआ। अब इसके बाद ये कहता है कि पब्लिक कंपनी की भी कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल, मिनिमम पेड अप कैपिटल एज ऑथोराइज्ड या एज प्रेस्क्राइब्ड, सेम वही प्राइवेट वाला। और अभी तक कुछ भी, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं यहां पर, कुछ भी अभी तक नॉट येट प्रेस्क्राइब। तो कंपनी रूल्स जो है, जैसे कंपनी एक्ट होता है ना, वैसे ये कंपनी रूल्स है। इस 2013 वाले एक्ट के अंदर एक बड़ा फायदा ये हुआ, बड़ा मजेदार चीज ये हुई है कि कंपनी रूल्स को मौका दिया गया कि वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम कर सकता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था 1956 वाले एक्ट में। कंपनी एक्ट अलग, कंपनी रूल्स अलग। कंपनी रूल्स में धीरे धीरे डे टू डे बेसिस पे अमेंडमेंट होती रहती है। तो रूल्स में अभी कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं किया हुआ है पब्लिक कंपनी के लिए। समझ में आ रही बात? तो यहां पर कहते हैं पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल। व्हाट? याद करना, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है क्योंकि तब तक एक पब्लिक कंपनी ये कंसेप्ट आया नहीं है। मैं आपको अब बता देता हूं कि मिनिमम पेड अप कैपिटल, अगर आप 1956 वाले एक्ट की बात करो तो पब्लिक कंपनी में 5 लाख हुआ करती थी। कितनी बेटे? 5 लाख। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस समय की मतलब 2013 वाले एक्ट की, तो अभी तक कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। क्लियर है?
अब अगली बात कहता है इन इट्स एओए, ध्यान से सुनना बेटे, पब्लिक कंपनी के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो मेरे भाई, सॉरी नंबर ऑफ मेंबर होंगे, नंबर ऑफ मेंबर वो मेरे भाई मिनिमम तो होंगे 7, मिनिमम होंगे 7। और बेटा यहां पर मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकते हैं। यानी कि अगर आप बात करो ऐसी कंपनियों की जो आज दबदबा जमा रही है पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में, मोस्टली वो कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, वो पब्लिक कंपनी होती है। जैसे कि आप बात करो रिलायंस की, जैसे कि बात करो आप टाटा की, आप बात कर लो किसी ऐसी कंपनी की, एयरटेल की, ये सारी बेटा पब्लिक कंपनी है। और इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, एक बार धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी की एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है जो कि साल में एक बार होती है, जहां पर मेंबर्स आते हैं, वो स्टेडियम में की थी। स्टेडियम में इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हुआ करते थे रिलायंस के, और आज भी हैं। तो ये कहता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 7 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। ये जो लिखा हुआ है ना 7, ये एक चीज की याद दिलाता है। ये दिलाता है कि जब भी प्रमोटर किसी कंपनी को बनाने जाता है तो आरओसी को जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देता है पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, तो वो साथ में अपने 7 नुमाइंदे लेकर जाता है। सत्ते पे सत्ता, सारे के सारे 7 में जाएंगे, 7 समझ में आ रही है बात? क्लियर है बेटे? तो राइमिंग बन गई। तो मिनिमम 7 पर्सन यानी कि मेंबर होने चाहिए एक पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए, और मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं है। अब ये जो अगली बात है ना, ये वाली बात सबसे मजेदार बात है। कह रहा है सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी is treated as पब्लिक कंपनी। आप बोलोगे ये क्या लिखवा दिया इसने, अजीब सी चीज। सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। आप लोग बोल रहे हो ये है क्या, ये क्या सब्सिडरी कर रहा है। तो बेटे आओ, 1 मिनट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बेटा ध्यान से सुनना, मैं यहां पर आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एग्जाम्पल इस तरीके से है कि मान लो कि कोई एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, मान लो, चलो मैं, ये बेटा एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। आप लोग कहीं पूछने मत चले जाना एयरटेल कंपनी में। एयरटेल एक पब्लिक कंपनी है, एयरटेल एक पब्लिक कंपनी है, और कोई एक प्राइवेट कंपनी है बेटा, मान लो फ्लिपकार्ट। वैसे तो फ्लिपकार्ट को किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास वॉलमार्ट, नाम सुना होगा आपने, वॉलमार्ट, जहां पर के बारे में बताते हैं कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी मिल जाता है। वॉलमार्ट ने इस फ्लिपकार्ट पे इन्वेस्ट कर रखा है 70% के अकॉर्डिंग। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। बेटा एयरटेल जो है पब्लिक कंपनी है और फ्लिपकार्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी है। बात समझ में आ रही है? एयरटेल के पास बढ़िया पैसा है, एयरटेल कंपनी के पास नोटों की, लक्ष्मी की जो है वो कमी नहीं है। एयरटेल ने क्या किया, इस फ्लिपकार्ट का ना थोड़ा मंदी का दौर चल रहा है मान लो, और फ्लिपकार्ट के अंदर मोर देन 51% जो कैपिटल है वो होल्ड कर लिया। होल्ड मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मोर देन 51% कैपिटल एक्वायर कर लिया।
मोर देन 51% कैपिटल एक्वायर कर लिया इस फ्लिपकार्ट कंपनी का। तो ऐसी सिचुएशन में जिस कंपनी ने ये काम किया है, जिसने ये काम किया है मतलब जिसने किसी और कंपनी के 51% या उससे ज्यादा, मोर देन और इक्वल टू 51% और उससे ज्यादा किसी भी कंपनी के कैपिटल को होल्ड कर लिया है। बेटा देखने में लग नहीं रहा अब बाप कौन है और बेटा कौन। अब एयरटेल राज चलाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर 51%। समझ में आ रही है बात। अब एयरटेल राज चलाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, एयरटेल राज चलाएगा मतलब जिसने होल्ड किया उसको बोलेंगे बेटा होल्डिंग कंपनी। क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी का एक्वायर किया उसको बोलेंगे बेटा सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी बेटे? सब्सिडरी कंपनी। ऊपर लिखा है सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। मतलब अब ये जो फ्लिपकार्ट है वो चेला कंपनी बन गई, मतलब सब्सिडरी कंपनी बन गई किसकी? एयरटेल की। नाम तो इसका प्राइवेट कंपनी है ना बेटा, लेकिन अब इसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। बात कुछ समझ में आ रही है? क्लियर है? तो यहां पर क्या लिखवाया मैंने? पब्लिक कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ, नहीं सॉरी, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। क्या आपको यह कंसेप्ट समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये वाला कंसेप्ट अभी तक समझा पाया हूं। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है ओपीसी वो बताऊंगा और दोबारा से मैं आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक पर लेकर जाऊंगा। उम्मीद है आज की डेट में हम उस कैरेक्टरिस्टिक को भी कर पाएंगे। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नाम का एक टॉपिक है, कोशिश रहेगी कि वो वाला टॉपिक भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाऊं। तो अगला टॉपिक कहता है बेटे 1 पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी। बेटा ध्यान से सुनना, 1956 वाले एक्ट में ना इस 1 पर्सन कंपनी के नाम जैसा कुछ था ही नहीं। इस 1 पर्सन कंपनी जैसा कोई कंसेप्ट हुआ ही नहीं करता था। ऐसा होता था एक मिनट बेटे, ऐसा होता था जैसे कि नॉर्मली मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि सोल प्रोप्राइटर है। सोल प्रोप्राइटर का कंसेप्ट तो आप लोगों को पता है। कोई एक पर्सन है जो कि सोल प्रोप्राइटर है, मतलब कि उसकी एक दुकान है, कोई एक छोटा सा बिजनेस है प्रोप्राइटरशिप का। तो वो जब किसी के पास जाता था तो वो कोई पूछता था उससे, हाँ भाई क्या करते हो? कह रहा मेरी दुकान है यार, छोटा सा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर हूं मैं। तो ऐसा ना मजा नहीं आता था। सिर्फ यही कारण नहीं है 1 पर्सन कंपनी का, ये भी एक कारण है, ये बता रहा हूं। मजा सा नहीं आता था। लेकिन 2013 वाले एक्ट में एक आ गया ओपीसी, मतलब 1 पर्सन कंपनी, जिसके अंदर ऑप्शन दिया कंपनी एक्ट ने कि अगर आप सिंगल भी मेंबर हो, सिंगल ही अपनी कंपनी को चलाना चाहते हो अकेले के दम पे, तो आपके पास एक 1 पर्सन कंपनी को बनाने का ऑप्शन है। तो अब मान लो उस प्रोप्राइटर ने 1 पर्सन कंपनी बना ली, वो जाता है अब मार्केट में, वो बोलता है कि हाँ जी मेरी कंपनी है, कंपनी खोल रखी है मैंने। तो एक दबदबा बना बेटे, एक मजेदार सा दबदबा बना या नहीं बना? तो यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं, जैसे कई लोग होते हैं ना, बड़े टेंशन वाले लोग होते हैं, अरे यार मैं क्या बोलूंगा, मेरी दुकान है, ये है वो है, बड़े शो ऑफ टाइप के आदमी। तो उनके लिए भी 1 पर्सन कंपनी एक कामयाब कंपनी है वो वही, लेकिन बोलने में वो ओपीसी हो गया कंपनी। अब हुआ ऐसा, यहां पर क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी के कंसेप्ट के अंदर सरकार ये चाहती थी भारत की, क्योंकि प्रोप्राइटर लोग अपना ना अकाउंट्स वगैरह मेंटेन ढंग से नहीं करते थे। आपने सुना भी होगा सिंगल एंट्री सिस्टम,
कैश बेसिस पे बेच देना, अकाउंट्स मेंटेन ना करना। और प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक और चीज थी, प्रोप्राइटरशिप अपनी पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर, पर्सनल इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर वो अपने बिजनेस की भी डाल सकता था। प्रोप्राइटरशिप में ये छूट है। तो इससे भारत की सरकार को बड़ा नुकसान होता था। और हाँ, सिर्फ भारत की सरकार को नहीं, उस प्रोप्राइटर को भी बहुत नुकसान है। जो प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड नहीं है, क्या उसको बैंक इजीली लोन दे देता था? नहीं देता था। और आजकल तो वैसे सिस्टम बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, डिजिटल है, बिल्कुल नहीं देंगे। उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, कागज मेंटेन नहीं, कुछ मेंटेन नहीं, कोई दिक्कत, कोई बिजनेस का नाम नहीं है, बैंक लोन नहीं देता, बैलेंस शीट आपकी प्रिपेयर नहीं है, लोग आप पे भरोसा नहीं करते, क्रेडिटर आपको माल नहीं देते, सप्लायर आपको माल नहीं देते, बड़ी दिक्कत होती थी। अब ऐसे में 1% कंपनी का एक ऑप्शन आया और इस ऑप्शन में बताया गया कि आदमी को बोला कि तू अकेला रहना चाहता, अकेले ले, अगर तुझे जीवन में किसी पे भरोसा नहीं तो भी तू अकेला रहे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा ले अपना। अब वो रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो एमसीए की मुट्ठी में आ गया। एमसीए उसके ऊपर फिर रजिस्ट्रेशन के बाद नजर रखता है कि इसकी हरकतें क्या है, इसका इनकम टैक्स रिटर्न सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, इसने बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी या नहीं करी। दिस इज कॉल्ड 1% कंपनी कंसेप्ट। तो 1% कंपनी का कंसेप्ट बेटा सेम एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इसके अंदर बस मिनिमम और मैक्सिमम सब कुछ एक ही है। मेंबर कितने हैं बेटे? एक है। इसमें सारा कंसेप्ट एज इट इज जो है वो सेम है। लेकिन याद रखना बेटे, मैं आपको 2-3 बातें इसके अंदर की बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये बेटे कि कंपनी का होता है क्या? परपेचुअल सक्सेशन। अगर आप लोगों को याद हो, कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन, जो कि मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। परपेचुअल सक्सेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक यूज करती है कंपनी, मतलब मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। मेंबर आएंगे, मेंबर जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है वो फॉर एवर जो है चलती रहती है, हमेशा चलती रहेगी। तो 1% कंपनी में मेंबर एक ही है, मान लो उसकी डेथ हो गई तो परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट तो हिल गया ना, कैरेक्टरिस्टिक तो हिल गई ना। अब तो डाउट हो गया कंपनी एक्ट पे भी, अरे भाई 1% कंपनी है, एक ही मेंबर है, मर गया, अब क्या करें? तो इस सिचुएशन में सीधी बात, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो ओपीसी कंपनी का मेंबर होगा ना, ओपीसी का जो मेंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नॉमिनी का नाम डालेगा, नॉमिनी का नाम डालेगा और नॉमिनी अपनी कंसेंट भी देगा इस बात पे, नॉमिनी अपनी कंसेंट देगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये वाली बात है 1% कंपनी के परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी के परपेचुअल सक्सेशन के कैरेक्टरिस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 ने ये बोला कि यू कैन फॉर्म अ ओपीसी, you can be a single member but you have to file a name of your nominee, जो कि आपके बिजनेस को आपकी डेथ के बाद क्या कर सके? चला सके, होल्ड कर सके। बात कुछ समझ में आ रही है बेटे? तो ये तो पहला कंसेप्ट है नॉमिनी का। अब इसके बाद इसके अंदर हम दूसरी बात भी करते हैं। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि बेटा 1% कंपनी को चलाने वाला जो भी पर्सन होगा, सबसे पहली बात वो तो एक भारत का रेजिडेंट हो, इंडिया का रेजिडेंट हो। अब इंडिया के रेजिडेंट कौन होते हैं? आप लोग पढ़ रहे हो इंडिया का रेजिडेंट, आप लोग टैक्सेशन में पढ़ोगे, डायरेक्ट टैक्स का दूसरा चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां पर आपको आपके टीचर बताएंगे कि इंडिया का रेजिडेंट होने के लिए क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। तो बेटा एक तो ये रेजिडेंट हो और साथ में याद रखना, रेजिडेंट के साथ में ये बंदा जो है वो मेजर हो। मेजर मतलब अब यहां पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सामना करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा हो तो मैंने आपको 10 एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के 10 पॉइंट बताए थे, जिसमें पॉइंट नंबर 3 था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर मैं बताया करता था एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर केपेबल टू एंटर इनटू ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट माइनर।
माइनर बंदा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। तो कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी तो बनाने पड़ेंगे, तो वहां पर वो माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। उसका मेजर होना क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और याद रखना ओपीसी के अंदर एक मेंबर जो है ना, एक मेंबर, वन मेंबर कैन रजिस्टर्ड ओनली वन ओपीसी। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक मेंबर है उसने 10 अलग अलग वन पर्सन कंपनी बना ली। अगर बंदा एक है तो याद रखना एक मेंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है। क्लियर है बात, कुछ समझ में आ रही है? एक पर्सन एक ही वन पर्सन कंपनी बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता है। क्या आपको बात क्लियर है? एक लास्ट पॉइंट इसका यह है जो कि ये कहता है कि एक ओपीसी cannot convert into सेक्शन 8 कंपनी। एक ओपीसी जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखोगे। क्लियर है बेटे? मैं आपको अभी सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट आज नहीं बता रहा हूं। सेक्शन 8 कंपनी का कंसेप्ट आई थिंक अगली क्लास पहुंचते पहुंचते तक आने वाला है। वहां पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि सेक्शन 8 कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी में क्या क्या होता है, और एक ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती है, ये याद रखना। तो अब हमें ओपीसी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है। मतलब कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंपनी बताया, और टाइप्स ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ अभी सिर्फ एक ही कंपनी बताई है, नंबर ऑफ मेंबर, जो कि प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी है। अब हम आगे की बात करते हैं। मैं आपको दोबारा से लेकर आऊंगा कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स पे। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फीचर्स पे तो ध्यान से सुनेंगे बेटे। मैंने आपको कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बताई थी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक थी सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसमें कि मैंने आपको यह कहा था कि कंपनी बिल्कुल अलग, कंपनी के स्टेक होल्डर्स यानी कि बाकी जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग बिल्कुल अलग। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में मैंने आपको सलोमन का केस बताया था, और आई थिंक आपको वो केस बहुत अच्छे से समझ में आया था। उसके अंदर जो अमाउंट वगैरह थे वो मैंने अपनी तरफ से डाले हुए थे। मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था इसी का, परपेचुअल सक्सेशन बताया था बेटे। मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था, कॉमन सील। एक कंपनी की अपनी खुद की कॉमन सील का होना जरूरी है। आपको पता है 1956 के एक्ट में लिखा हुआ था कॉमन सील जो होती है कंपनी की, सील मतलब स्टाम्प, वो मैंडेटरी होती है। मतलब एक कंपनी को कॉमन सील रखना जरूरी है। 2013 वाला जब एक्ट आया ना, तो 2013 के एक्ट में 2013 से लेकर 2015 तक कॉमन सील मैंडेटरी था। लेकिन 2015 के अंदर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, और इसने कॉमन सील को जो है वो ऑप्शनल कर दिया। क्या कर दिया बेटे? ऑप्शनल कर दिया। बेटा आप खुद सोच के देखो, टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो कॉमन सील किस पे लगाए? अब लैपटॉप के ऊपर मारोगे ठप्पा
नहीं ना, कंप्यूटर के ऊपर मारोगे ठप्पा, नहीं ना, तो वो सब डिजिटल हो गया, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें चल रही है। इसीलिए 2015 के अंदर कॉमन सील बेटे क्या कर दी है, ऑप्शनल कर दी है। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी। अब कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 आज की बात। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4 को कहते हैं बेटे लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? आप लोग इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि कम से कम आपको इस शब्द का मतलब तो पता होगा लायबिलिटी का। लायबिलिटी का मतलब कि देनदारी। और बेटा कंपनी के अंदर लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है तो जितना पैसा कंपनी के पास बचा हुआ है कंपनी वो देगी और उसकी लायबिलिटी खत्म। बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपनी की लायबिलिटी ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है। याद रखना, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी बेटे याद रखना ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है, ऑलवेज अनलिमिटेड। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है। मैं तो बात कर रहा हूं उनके मेंबर्स की। कंपनी के अंदर जो मेंबर्स है ना उनकी लायबिलिटी का क्या? तो बेटा यहां पर मैं आपको बताऊंगा लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट में, ये आपने नोट आई थिंक कर लिया है। लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट में पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि बेटे कंपनी के अंदर जो कंपनी की लायबिलिटी है वो ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है। कंपनी की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी। क्लियर है? अब मैं आपको लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तो ध्यान से सुनेंगे लिमिटेड लायबिलिटी के कंसेप्ट को। इसके अंदर 3 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पहला पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो बेटा अगर कोई कंपनी है, मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में भी ये वाली टॉपिक को पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहीं पर सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के नाम से, तो यहां पर उनके मेंबर्स की जो लायबिलिटी है ना बेटे, मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड up to the amount of nominal value of its shares, और अगर कोई प्रीमियम हो तो वो भी ऐड कर देना, और एनी प्रीमियम ऑन इट। क्या लिखा है बेटे? मेंबर्स लायबिलिटी is limited up to the amount of nominal value of its share or any premium on it। तो इसको मैं आपको समझाता हूं। तो यहां पर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल को ध्यान से सुनना कि बेटे मान लो कि ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने क्या करा? एक्स लिमिटेड ने शेयर्स इशू करे हैं मिस्टर गब्बर को। गब्बर को एक्स लिमिटेड ने शेयर इशू करे 1000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, और इन्होंने अभी तक कॉल करी है 6 रुपए की कॉल करी है। मतलब कि एक्स लिमिटेड का मिस्टर गब्बर जो है वो शेयर होल्डर है, और मिस्टर गब्बर ने एक्स लिमिटेड को जो है वो पे कर रखे हैं कितने? 6 रुपए। 6 रुपए एक शेयर के, पर शेयर, यानी कि 1000 शेयर है तो 6000 रुपए पे कर दिए हैं। 4000 रुपए मिस्टर गब्बर से जब कंपनी मांगेगी तो मिस्टर गब्बर को देने हैं। अब मान लो आज की डेट में कंपनी की कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि कंपनी पे बहुत लायबिलिटीज आ गई, या कंपनी बंद होने की कगार पर है, कंपनी के क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, कंपनी के आगे धरना प्रदर्शन हो चुका है,
और जैसे किंगफिशर का याद है, एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ था, किंगफिशर ने अपनी इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दी थी। खैर वो तो इंप्लॉइज थे, मैं यहाँ शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी और ये एक्स लिमिटेड बताओ बेटे इस मिस्टर गब्बर से कितने पैसे मांग सकता है? तो आंसर है बेटे, ये मिस्टर गब्बर से ओनली 4 रुपए मांगेगा। क्या ये मिस्टर गब्बर से 4 रुपए से ज्यादा मांग सकता है? आंसर है नो। इसका मतलब मिस्टर गब्बर की जो लायबिलिटी है, मिस्टर गब्बर की लायबिलिटी क्या हो गई बेटे? लिमिटेड हो गई। मैंने क्या बताया था? अप टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट शेयर। नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 रुपए, 6 रुपए कॉल कर ली है, 4 रुपए बचे हुए हैं। मान लो 10 रुपए का शेयर होता प्लस 2 रुपए का प्रीमियम होता, तो अब वो 6 रुपए के लिए लायबल होता, मतलब 2 रुपए प्रीमियम और 4 रुपए जो नॉमिनल वैल्यू का अमाउंट बचा हुआ है। लिमिटेड लायबिलिटी है यहां पर मेंबर की। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है। तो यहां पर पहला कंसेप्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। और अगर कोई ऐसा प्रीमियम है, अमाउंट है, दे दो ना भाई, क्या दिक्कत है। अगली बात, लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी दी है कभी किसी को? तो आजकल के दौर में लोग आपस में गारंटी बहुत देते हैं एक दूसरे को। आजकल के लोगों के जो रिलेशंस होते हैं, हस्बैंड वाइफ, रिलेटिव, दोस्त यार, वो बोलते हैं कि अबे तेरी कोई प्रॉब्लम होगी तो तेरा भाई तेरे साथ में खड़ा होगा, ऐसे बोलते हैं। तुझे अगर कुछ हो गया तो मैं खड़ा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि अगर तू वहां फंस गया तो मैं तुझे वहां से निकालूंगा, ऐसे बोलते हैं आजकल के लोग। कई लोग सपोर्ट एक्चुअली में करते हैं और कई लोग तो पीठ दिखाकर निकल लेते हैं गोली। फोन ही नहीं उठाते, कहते आधी रात को बुला लियो, खड़ा रहूंगा। आधी रात को फोन किया, फोन ही नहीं रिसीव किया, फिर वो 2 दिन बाद फोन करके बताता, अरे यार तेरा उस दिन कॉल आया था भाई, क्या कुछ बात हो गई थी। हमारा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसको हम फोन करेंगे, चलो मैं नहीं नाम नहीं लूंगा, वो देख लेगा। उसको फोन करेंगे तो वो उसका रिप्लाई करेगा 3 दिन बाद। उसको कभी भी फोन करते हैं कि भाई कोई दिक्कत है, फोन तो उठाएगा नहीं, वो 3 दिन बाद करेगा, अरे यार तूने उस दिन फोन किया था, क्या कोई बात हो गई थी? अबे 3 दिन की बात है, कोई इमरजेंसी है तो बंदे के साथ क्या कुछ हो जाए, फोन तो उठा ले भाई। तो वो बंदा ऐसा है। तो जनरली मैं बात करता हूं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक दूसरे को क्या दे देते हैं? गारंटी दे देते हैं, अरे तेरे साथ कुछ होगा तो ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये कंसेप्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का। ये कंसेप्ट बेटा ये कहता है कि मेंबर्स ने, जो मेंबर्स बने हैं, उसने अपनी कंपनी को वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा ये किया कि जब तेरी मौत होगी कंपनी को, अब आप बोलोगे सर ये तो क्या बात कर दी आपने, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मौत कैसे हो सकती है? बेटा कंपनी का एक चीज हो सकता है वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी की मौत उसके वाइंडिंग अप से होती है। तो मेंबर ने ये बोला कि अगर तेरी मौत हुई मतलब तेरा वाइंडिंग अप हुआ, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूं, दूंगा। तो मान लो किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया, तो वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी उस मेंबर से कितने रुपए मांग सकती है? 1 लाख रुपए मांग सकती है। इसका मतलब यह है बेटे कि कंपनी है यहां पर और ये कंपनी का मेंबर है। मेंबर ने गारंटी दी कि अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख दूंगा इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कब दूंगा? वाइंडिंग अप पे दूंगा तुझे 1 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि कंपनी पहली बात तो वाइंडिंग अप से पहले कभी पैसा मांग नहीं सकती। अब मान लो वाइंडिंग अप आ गया, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, अब मान लो वाइंडिंग अप आ गया,
तो ऐसी सिचुएशन में अब कंपनी इस मेंबर से कितने पैसे मांगेगी? तो बेटा 1 लाख रुपए मांग सकती है। तो हो गई ना लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय द मेंबर टू द कंपनी। क्लियर है बेटे? अब लिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट नंबर 3 कहता है, यहां पर ये कंसेप्ट नंबर 3 है जो कि कह रहा है, एक मिनट, ये हो गया, यहां बताता हूं इस कंसेप्ट को। ठीक है बेटे, इसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से, तो बेटा यहां पर सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर कंपनी की लायबिलिटी तो हर सिचुएशन में ऑलवेज अनलिमिटेड रहती है, चाहे वो लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हो। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी सिचुएशन की, कंपनी की लायबिलिटी इनलिमिटेड यहां पर, और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी भी क्या रहती है बेटे? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। ऐसी कंपनी जिसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड और मेंबर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड, ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है बेटे, तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक हमारी चौथी हुई। मैं आपको 1-2 कैरेक्टरिस्टिक और बता रहा हूं, उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक है बेटे सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी, जिस तरीके से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है, उस तरीके से कंपनी की प्रॉपर्टी भी सेपरेट है। अब किसी शेयर होल्डर्स ने कंपनी के 30 रुपए के शेयर मान लो खरीद लिए और उसको 30 रुपए रिकवर करने हैं, वो गया कंपनी का बल्ब खोलकर भाग गया। वो कंपनी का बल्ब खोला और भाग गया, कह रहा भैया मेरे को तो 30 रुपए लेने आपसे, मैं जा रहा हूं बल्ब लेके। बेटा ये बिल्कुल गलत है, प्रॉपर्टी अपनी है, ऐसे नहीं भाग सकते। और अगर आप इस तरीके से बल्ब खोलकर भागोगे, आज तो बल्ब खोलकर भाग रहे हो, अगली बार तो कुछ और लेकर भाग जाओगे। आपने 1 लाख के शेयर लिए, कंपनी के लैपटॉप उठाकर भाग गए, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में कंपनी आपके ऊपर, अधिकार है कंपनी को कि वो आप पे केस फाइल भी कर सकती है, आप भी कर सकते हो। मान लो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी, मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपको डिविडेंड नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया, आपको नहीं दिया, तो आप केस फाइल कंपनी पे कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। समझ में आ रही है बात? केस फाइल कर सकते हैं एक दूसरे पर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपनी। ये मैं आपको बताया मैंने आज की क्लास में। तो बेटे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम लोग अभी 2 क्लास कर चुके हैं। अगली क्लास में मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बताऊंगा और कंपनी के अदर टाइप्स बताऊंगा। यानी कि जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है, इसको हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अगली क्लास में नहीं होगा कोई बात नहीं, उसकी अगली क्लास में कर लेंगे। स्पीड हमारी यही रहेगी, कंसेप्ट को हम लोग बिल्कुल दबा के चलेंगे, कंसेप्ट से कोई समझौता नहीं करेंगे। नोट्स आपके पास हैं, अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत होती है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मेरा नंबर आप लें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।